स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे। दोस्तों कॉन्सेप्ट मस्ती के चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था और उसमें भी स्वर संधि के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी सी दिक्कतें हो गई थी, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा उसका वीडियो हल्का आया है, थोड़ा अंधेरा टाइप का है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर सकते हैं। मैंने जो लिखा है वही मैंने मुँह से भी बोला है, मेरी आवाज़ भी आप लोग सुनकर अच्छे से उसको हल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए आज हम चर्चा करेंगे उसी संधि में व्यंजन संधि के बारे में और हल्का फुल्का पहले पीछे चल के हम लोग स्वर संधि को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि संधि का मतलब होता है जोड़, दो शब्दों को जोड़ना, दो ऐसे शब्दों को जोड़ना जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है। और उसमें भी यहाँ पे मैंने पहले ही से लिख दिया कि पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड में का मेल होता है। जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ड जब मेल करते हैं तो एक संधि के रूप में एक नया शब्द बनाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में भी 5 प्रकार हम लोग कल पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने रेड पेन से इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए हम आज व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों व्यंजन संधि में 7 रूल होते हैं, 7 नियम होते हैं, लेकिन इनमें से भी 4 ही नियम, मुख्य रूप से 3 ही नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 ही नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसमें से कुछ चीज़ें पहले से लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए, कोई आपको दिक्कत ना हो। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक हमारे कॉन्सेप्ट मस्ती के ही परिवार के एक सदस्य हैं, शायद अगर मैं याद करूँ तो शायद उनका नाम धीरेन्द्र पटेल है। धीरेन्द्र पटेल जी ने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए, तो सर धीरेन्द्र पटेल जी आपको इस बात को मैं मान रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल में थोड़ी बेसिक जानकारी रहेगी तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समझ में आएगा। कल हमने स्वर संधि बता दी थी, आज हम व्यंजन संधि बताएंगे और अगले वीडियो में विसर्ग संधि बता देंगे। उसके बाद हम 1 या 2 दिन, अगर आप कहेंगे तो हम 2 दिन भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, और वो भी ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें व्यंजन संधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न व्यंजन संधि से ही बनते हैं। तो आइए हम वो भी करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा संधि के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम जान लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि में। दोस्तों व्यंजन संधि शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। क से ज्ञ तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे जो व्यंजन होते हैं, उनके बारे में कुछ जानना जरूरी है। वो जानेंगे तभी हम व्यंजन संधि को कर पाएंगे। और इतना जो हमने लिखा हुआ है, इतना नियम, ये देखकर आपको भड़कना नहीं है इस पे और टेंशन में नहीं होना है, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत आसान चीज़ है और आप जैसे जैसे समझते जाएंगे आप सोचेंगे करे इतना आसान है। और व्यंजन संधि दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यंजन संधि है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों क से ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं उनको 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला क वर्ण, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग में बांटा गया है। और इनमें 5-5 के ग्रुप में इन सब को विभाजित किया गया है। क से अंग तक, च से इ तक, ट से अड़ तक, त से न तक और प से म तक, इसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। और ऊपर हमने कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 तक नंबर लिखे हैं, यानी कि 1 के नीचे जितनी भी वर्ण आ रहे हैं क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, ये सभी फर्स्ट वर्ग हैं, ये सभी फर्स्ट वर्ग हैं। इसके बाद ये सेकेंड वर्ग, ये थर्ड वर्ग, ये चौथा वर्ग है और ये 5वां वर्ग है। इसी के हिसाब से हम इस नियम को अप्लाई करेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी है, इसको आप याद रखिए। इसके बाद एक चीज़ आता है य र ल वो अंतस्थ व्यंजन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी प्रश्न होता है। और उसमें व्यंजन एक आता है श श श ह, उस व्यंजन करके आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए हम देखते हैं पहला नियम। फर्स्ट
इसमें दिया है कि वर्ग के फर्स्ट वर्ण का थर्ड वर्ण में परिवर्तन होना, चेंज, थर्ड वर्ण में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी वर्ग का अगर पहला शब्द हो तो उसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है। यानी कि अगर किसी वर्ण का ये पहला शब्द हो तो जब संधि करेंगे तो इसका परिवर्तन इस तीसरे वर्ग में हो जाएगा। यानी कि क हो, संधि वाला जो शब्द है प्रथम शब्द के लास्ट में यदि क हो तो वो संधि जब हम उसका मेल करेंगे तो वह ग हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और भी नियम हैं। अगर स्वर संधि हो फिर भी अगर हम जब संधि करते हैं तो पहला वर्ग का अगर अल्फ़ाबेट हो, वर्ण हो, तो उसके बाद यदि दूसरे वर्ण में प्रथम वर्ण स्वर हो या फिर तीसरे वर्ग यानी कि इस वर्ग का तीसरे वर्ग का कोई अल्फ़ाबेट हो या चौथे वर्ग या इस वर्ग का कोई अल्फ़ाबेट हो या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनमें से कोई व्यंजन हो तो जब हम संधि करेंगे तो वो वर्ग वह वर्ण थर्ड वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इन किसी में से एक में से परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझे? थोड़ा सा कुछ लंबा हो गया। आइए उदाहरण द्वारा समझाते हैं, बखूबी समझ में आएगा। देखिए एक उदाहरण लीजिए, छोटा सा उदाहरण है और एक और, ये जितने भी वर्ग हैं इन सब में हलंत लगा होता है, यानी कि आधा वर्ण होते हैं। हमने पहले से नहीं लगाया क्योंकि आपको जानकारी देना जरूरी है, तो यहाँ पे हम हलंत लगाएंगे। आधा वर्ण, ये सब आधा वर्ण है और इसका परिवर्तन भी आधे वर्ण में ही होगा। सबके नीचे हलंत लगाएंगे ऐसे करके, इनका जब परिवर्तन होगा तो ये आधे वर्ण में होगा। और व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान दोस्तों यही है कि इसमें आधा वर्ण लगा होता है। स्वर संधि में हम लोग भी पढ़े हैं कि यण संधि में भी आधा होता है, लेकिन ये व्यंजन संधि अलग है, स्वर संधि अलग है। आइए उदाहरण करते हैं। दिक्धन, एक उदाहरण करते हैं। दिक्धन गज, दिक्धन गज। अब इसको देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण किस वर्ग का है? पहले वर्ग का है। को आधा को, ये आधा को, पहले वर्ग का। तो पहला वर्ग किस में चेंज होगा? तीसरे वर्ग में। पहला वर्ग तीसरे वर्ग में चेंज होगा, पहला वर्ग तीसरे वर्ग में चेंज होगा। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से भी देखिए, ये जो पहला वर्ग है ये तीसरे वर्ग में आता है, तीसरे वर्ग में आता है। ये पहला वर्ग है, तीसरे वर्ग में आता है। तो ये वाला नियम फॉलो करेंगे फिर भी हम तीसरा वर्ण आएगा, या फिर वो वाला पहला नियम भी फॉलो करेंगे फिर भी तीसरा वर्ण आएगा। तो जो क है ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, यानी कि ग बन जाएगा। आइए आगे देखिए, क का जब परिवर्तन होगा इसके साथ, तो क चूँकि पहला है इसका परिवर्तन होगा तीसरे वर्ण में, तो थर्ड वर्ण यहाँ पे आ जाएगा ग, और चूँकि क आधा है ग आधा आएगा। और तब इस तरह से नया शब्द बनेगा दी, क का चूँकि परिवर्तन हो चुका है तीसरे वर्ण में, तो आधा ग और ये फिर पूरा ग ऐसे ही रहेगा, और ये ज ऐसे लिखेंगे। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हम लिखेंगे दी आधा ग आ ज, दिग्गज। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, पहला वर्ग का अगर पहला वर्ग का कोई वर्ण आए तो उसका परिवर्तन तीसरे वर्ग में हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप, दिग का दिग्गज हो गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, चूँकि जगह थोड़ा कम है क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को समझाना है। एक उदाहरण लेते हैं, सद धन भावना। सद धन भावना, ये द हम देखते हैं द किस वर्ग में है? द सद धन भावना। अब देखिए, सॉरी सद नहीं बल्कि सत होगा।
सत धन भावना। देखिए ये तो किस वर्ग में? त वर्ग में पहला वर्ण है, पहला वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में यानी कि द हो जाएगा, आधा द। तो इस पहला वर्ण का, ये फर्स्ट वर्ण है तो इसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में, उसी के वर्ग में तीसरा वर्ण होगा, इसके वर्ग में जो तीसरा वर्ण है वही होगा, तो इसका परिवर्तन द, आधा द हो गया। अब इसको जब नया लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सद भावना। बस तो का परिवर्तन द में हो गया, बस उसको परिवर्तन कर देंगे सद और भावना, बाकी जोड़ देंगे सद्भावना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ देता है। आइए, इतना हुआ। ऐसे ही दोस्तों आगे भी आप कई उदाहरण लेकर कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई शब्द इनमें से आज अंतस्थ व्यंजन में से आज यर लव में से, तो आप उसका भी परिवर्तन आप तीसरे के हिसाब से ही करेंगे। या फिर अगर पहले शब्द का यदि अंतिम वर्ण क वर्ग का हो, क हो, और जो दूसरा शब्द है वो चौथे वर्ण का हो, फिर भी परिवर्तन तीसरे वर्ण के हिसाब से ही होगा। यानी कि एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम जो दिक लिए थे उसी को दिक यदि हम ले लें और यहाँ पे ले लें घात, तो इसका भी जब परिवर्तन होगा तो वो तीसरे वर्ण के हिसाब से होगा। भले ये चौथा वर्ण का यहाँ पे है, लेकिन ये तीसरे वर्ण के हिसाब से होगा। यानी कि ये भी बनेगा आपका आधा गो घात, दिग्घात बनेगा। ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब हो जाएगा। आइए हम अगले पे चलते हैं। अगला जो नियम है बहुत सिंपल नियम है। यदि कोई शब्द है और प्रथम शब्द के शुरू में कोई पहले वर्ण का यानी कि क, च, ट, त, प, इस वर्ग का कोई शब्द हो उसके अंत में और उसके बाद न या म आए, तो वो शब्द पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अंग, इय, अड़, न, म में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर क आएगा और क के बाद दूसरे वर्ग में अगर न या म आता है तो वो अंग हो जाएगा। यदि च आएगा दूसरे शब्द में अगर न और म आता है तो वो इय हो जाएगा। यदि ट है और दूसरे शब्द में यदि न और म आएगा तो वो अड़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर त आएगा तो न हो जाएगा। आइए एक उदाहरण करते हैं। एक आपके पेपर में पूछा था यूपीपीसीएल के उदाहरण, यूपीपीसीएल वाले पेपर में, पिछले पेपर में एक पूछा था उत्धन्मात। उसको आइए करते हैं। पूछा था कि इसका सही विकल्प क्या है। उत्धन्माद। देखिए ये कौन सा वर्ग का है? ये पहले वर्ग का है, पहला वर्ग है। त वर्ण में पहला वर्ग है त, इसका परिवर्तन, इसके बाद ये न और म आया है। दूसरा नियम, न और म आएगा तो उसका परिवर्तन किस वर्ग में होगा? ये पांचवें वर्ण में होगा, यानी कि इनमें से कोई एक होगा। तो कि त इस त वर्ण में है और ये पहला है, तो इसी में का ये पांचवा वर्ण का परिवर्तन होगा। यानी कि त के जगह पे हम न करेंगे। आइए एक बार करके देखते हैं। उ आधा न अमाद। इसको और अच्छे से लिखिए तो ये आप लिखेंगे उन माद, ये हो जाएगा उन्माद। यही ऑप्शन उसमें सही था। उसमें दिया था विच्छेद चूँकि करना था, ये दिया था और उसने बताया कि कौन इसमें से करेक्ट है विच्छेद, उसको कीजिए। तो जिन लोगों ने, जो बंधुओं ने इसको मारा होगा वही सही होगा, क्योंकि ये तो आकर 9 बन जाता है। या इसके रिपीट, यदि आधा 9 है तो इधर आकर आधा तो बन जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनका अगर आपस में मेल कर देंगे तो जो प्रश्न में पूछा होता शब्द होता है वो आ जाएगा। यदि हम इसका मेल करते हैं तो ये जो प्रश्न में पूछा हुआ शब्द है ये आ गया है उन्माद, यानी कि उत्धन्माद। ये यूपीपीसीएल के आपके हाल ही के पेपर में आया, पिछले पेपर में आया है। ताज़ा तरीन उदाहरण है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसी से आप और उदाहरण भी ले सकते हैं। एक होता है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है
वाक मय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। वाक में देखिए ये फर्स्ट है और इसके बाद ये म आया है, इसमें से ये म आया है तो कितने में परिवर्तन होगा? 5वें वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि क है, क वर्ग में ये 5वां वर्ड अंग है, अंग में परिवर्तन, क अंगम में बदल जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा वा, क के जगह पे अंग और मैं, वांग में, वांग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है वांग में। आप इसको जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए। क्यों नहीं आएगा? व्यंजन संधि प्रैक्टिस से आएगी और समझिए कि 99% क्वेश्चन आपके व्यंजन संधि से ही पेपर में पूछते हैं। चलिए अगला उदाहरण पे चलते हैं हम। इतना हो गया। अब हमें लग रहा है कि इसको मिटा देने की ज़रूरत है क्योंकि जगह बहुत कम है। अब इसका कोई काम नहीं, इधर इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इधर से हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3, 6। जो 6 है, यदि किसी शब्द के अंत में 6 आता है तो उसका परिवर्तन कैसे होता है? यदि किसी शब्द के अंत में 6 आएगा और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अ, इ, उ, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर 3 माने गए हैं, अ, इ, उ और री को भी माना गया। चूँकि अब री प्रयोग में नहीं होता है इसलिए री को हटा दिया गया है। तो यदि 6 के बाद कोई ह्रस्व शब्द आए, अ, इ, उ, या फिर इसके अलावा अगर आ भी आ जाए तो उसमें 6 के साथ साथ आधा च लग जाता है। 6 के साथ साथ आधा च लग जाता है। दोस्तों ये जो था नियम, ये तो मान लीजिए कि एक बार पेपर में आ गया तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आता 4 और 6। 90% मानिए तो क्वेश्चन इसी पे पूछता है। 6 दे देगा लास्ट में, कोई ह्रस्व शुरू वाले शब्द में दे देगा या आ दे देगा, उसको बनाने के लिए कहेगा। तो उसको बनाते समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 6 के साथ साथ आधा च भी लग जाता है। आइए एक सिंपल उदाहरण से इसको हम समझते हैं। देखिए बहुत हम लोगों ने पढ़ा है अनुच्छेद के बारे में, अनुधन छेद, अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे कहा गया है कि यदि 6 के साथ ऊ का मेल हो तो वह आधा च उसके साथ जुड़ जाता है। इन दोनों का आपस में मेल हो गया और इससे क्या नया निकलेगा? आधा च और आधा छ। और इनके स्थान पे जब इसका प्रयोग करेंगे तो अनु आधा च छेद, अनुच्छेद। देखिए दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे हो क्योंकि जब ऊ और छ का जब मेल हुआ, ऊ और छ का यहाँ पे मेल हुआ तो ये निकला आधा च और छ, इससे बना अनुच्छेद। एक और उदाहरण लीजिए तुरंत, बहुत जल्दी से, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मेरे दोस्तों। एक लीजिए उदाहरण, संधि का बहुत कहता है कि इसका विच्छेद कीजिए, विधन छेद। इसको भी लीजिए। यहाँ 6 है, यहाँ छोटी ई है और ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ 6 है, यहाँ छोटी ई है, ये दोनों मिल रहे हैं तो ये दोनों मिलकर आधा च और छ बनाएंगे। और इस तरह से जो हमारी नया शब्द जो होगा वो होगा विच्छेद। बी, इसके बाद इसके आगे बस च लग जाएगा, विच्छेद। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप हल करें, उदाहरण हल करें। कोई दिक्कत होगा हमसे पूछें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। आइए ये हो गया दोस्तों। अब अगले पे हम आते हैं, अगले नियम पे। इसमें बताया है कि यदि किसी शब्द के अंत में आधा तो आया हो,
त हलंत के साथ इसको आधा त बोलते हैं। यदि ये हम इसको त ही बोलें तो और बेटर रहेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो हलंत के साथ और उसके बाद च या छ हो तो वो च और छ आधा वो त जो होता है आधा च में बदल जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द में यदि त आया हो और उसके साथ दूसरे शब्द में च या छ हो तो वो त आधा च बन जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है और बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है उत्धन उच्चारण। बोला आधा त आया, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आधा त आया और चारण ये च आया। मैंने कहा कि क्या होगा जब आधा त के साथ ये च आएगा तो ये आधा त आधा च में बदल जाएगा। तो इस तरह से जब ये आधा च में बदलेगा तो जो नया शब्द बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा। उ आधा च और ये पहले से चारण है, ये आपस में जुड़ेंगे और जो नया शब्द निकलेगा और अच्छे से इसको बनाएंगे तो वो निकलेगा उच्चारण। बहुत इंपॉर्टेंट संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद आपसे पूछ देगा कौन करेक्ट है या फिर इसका संधि कीजिए तो आपको करना पड़ेगा उच्चारण का उत्चारण हो जाएगा। आइए इसी पे एक अगला देखते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि यदि आधा तो के बाद या जो या झ आए तो ये आधा जो हो जाता है, तो परिवर्तित होकर आधा जो हो जाता है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए जल्दी से। क्या करना है, सतधन सज्जन, ये आधा तो है, ये आधा जो है। तो हमने अभी क्या बताया, आधा तो के बाद जो या झ आए तो जो हो जाता है। यहाँ से स हुआ, ये आधा तो आधा जो हो जाएगा, जो आइए जो अन्न सज्जन का संधि विच्छेद सतझन सज्जन। आइए अगला देखते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर किसी शब्द के अंत में आधा तो हो और अगला शब्द ट या ड से हो तो वो ट हटकर वो ट ड आधा ट या ड हो जाता है। इसी तरह से अगला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में आधा त हो और दूसरे शब्द में आधा स हो तो वो दोनों आधा त आधा च में परिवर्तित हो जाता है और आधा स आधा छ में परिवर्तित हो जाता है। आइए एक इसका बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट उदाहरण देखते हैं। उत्धन श्वास, ये आधा त आधा स। इस नियम के हिसाब से अगर ये नियम लगाएंगे इस पे, इस नियम के हिसाब से तो आधा च में बदल जाएगा और यह आधा स है, आधा छ में बदल जाएगा। इस तरह से जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा उ आधा च और इदी में आधा छ और स हट जाएगा, श्वास। उच्च श्वास बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, कई पेपर में ये पूछेगा कि उच्च श्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लिखेंगे उत्धन श्वास, क्योंकि ये जो त है आधा च में परिवर्तित हो गया है और जो स है आधा छ में परिवर्तित हो गया है, इसलिए उच्च श्वास हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसी तरह से आप अगला देख लेंगे, इसको देख लेंगे। अगर आधा तो हो और उसके साथ ह हो तो आधा तो आधा द में हो जाएगा, ह ध में हो जाएगा। इसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप अगर तत्धन हित देखेंगे तो आपको जो नया शब्द बनेगा आधा द और धी त, आधा द और धित। इसका मतलब कि ये ध ऐसे लिखा जाता है, द में आधा ध लिख देते हैं और ऐसे कर देते हैं तद्धित, तत्धन हित तद्धित। इसी तरह से
जो अगला है तत् धन आधा तो धन ल, ये अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो आधा ल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि पल्लव हुआ या फिर तिल्ला हुआ, ऐसे करके जितने भी बिल्ला हुआ ये सब बन जाएंगे। आप उदाहरण देख लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण हैं। अगले नियम पाते हैं, जो न वाला नियम है। न का नियम क्या है? यदि न के बाद री, र और श आए तो न अड़ में परिवर्तित हो जाता है। यदि न के बाद री, र, स होता है, ये अड़ में परिवर्तित हो जाता है। ये बाद न कहकर दोस्तों, यदि कोई दो शब्द हैं और उसमें अगर री है और न है, उस दोनों शब्द में कहीं अगर री, र, स है तो वो न अड़ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए एक उदाहरण से समझाते हैं तो फटाक से समझेंगे आप। आइए देखिए, परिधन नाम, परिधन नाम, परिधन नाम ये र है और ये न है, यानी कि ये र, ये ला सिचुएशन है और न तो यहाँ से है ही है। तो ये यहाँ आया और मैंने कहा कि जब ये सिचुएशन आएगी, न के साथ साथ कहीं र आएगा और दोनों का संधि करेंगे तो यह न अड़ में बदल जाएगा, यानी कि ये परी तो लिखेंगे ही, न अड़ में चेंज होगा। तो यहाँ पे अड़ बस लिख देंगे आड़ाम। परिणाम, परिणाम का संधि परिधन नाम, परिधन नाम मतलब परिणाम। आपको समझ में आया? यहाँ पे र है और यदि यहाँ पे दिया गया है कि न के साथ साथ यदि कहीं र आए या री आए या स आए तो न का परिवर्तन अड़ में हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। हम जल्दी से एक और उदाहरण लेते हैं आपको। रामधन अयन, रामधन अयन, यहाँ र है इसी नियम के अनुसार और यहाँ न है, और जब दोनों का संधि करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा दोनों का संधि करेंगे तो न अड़ में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आइए यहाँ पे देखते हैं राम, चूँकि यहाँ पे अ है और यहाँ पर भी इसमें भी अ लगा हुआ है। मैंने बताया कि जिस व्यंजन में कोई अगर स्वर न लगा हो तो उसमें अ जरूर छिपा होता है, और इन दोनों का में से इसमें से अ और ये अ जब मिलेंगे तो स्वर संधि के दीर्घ नियम के अनुसार ये आ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे माँ के बाद आ की मात्रा लगेगी और अन है और न र में बदल गया, ये ऐसे हो गया। इसको आज और अच्छे से लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे रा मा, आ का मात्रा म पर जाएगा, मा य ड़, रामायण। देखिए रामधन अयन, रामायण, जो रामायण की जो रचना हुई है उसका अर्थ है रामधन अयन, रामायण। आप हमेशा याद रखिए, बहुत ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण है परिणाम और रामायण। रामधन अयन रामायण, इसमें दो संधि काम कर रही है। एक तो यहाँ पे र से परिवर्तन न का अड़ में हो रहा है और यहाँ पे अ और अ मिले के आ बना रहे हैं, इसलिए म पर आ का मात्रा हो गया है रामायण। हमें आशा है कि आप इसको सीख गए होंगे। इसी तरह से री का भी, री के किसी शब्द में री आए और दूसरे शब्द में न आए तो वहाँ पर भी न अड़ में बदल जाएगा, और उसी साथ सिचुएशन में किसी शब्द में स आए और दूसरे शब्द में न आए तो वहाँ भी न अड़ में बदल जाएगा। आइए रूल नंबर अगला पे चलते हैं। स से पहले अ या आ के अतिरिक्त कोई और स्वर आए तो वो स छोटा सा षटकोर स में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कोई शब्द है उसमें यदि स आया हो और दूसरे शब्द में यदि अ और आ के अतिरिक्त और कोई स्वर आया हो, व्यंजन नहीं कोई स्वर आया हो, तो वहाँ पे छोटा सा षटकोर स में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप स्पीच से नहीं समझे तो आइए एक उदाहरण से समझाते हैं, आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं उदाहरण। देखिए सॉरी
सुधन समा। सुधन समा, सु मतलब सुंदर, समा मतलब तो आप जानते ही हैं, समा मतलब कि जो पूरी तरह से मोहित कर दे। यहाँ देखिए इस नियम के अनुसार यहाँ पे स आया हुआ है, ये स है और ये बताया है कि स के अतिरिक्त सॉरी एक मिनट, यहाँ बताया है कि स के पहले अ या आ के अतिरिक्त और कोई स्वर आए तो वहाँ पे स बड़ा षटकोर सा हो जाता है, यानी कि एक यहाँ पे स है, एक यहाँ पे स है और इसके पहले इस अ आ के अतिरिक्त यहाँ पे छोटा ऊ आया है, इस अ आ के अतिरिक्त यहाँ पे छोटा ऊ आया है, इसलिए यह स षटकोर स में बदल जाएगा, ये वाला स षटकोर स में बदल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सु और यहाँ पे षटकोर स लिखेंगे और मम प्रथमा सुषमा। एकदम सिंपल सा चीज़ है। यदि स किसी शब्द में स आए और दूसरे शब्द में अ और आ के अलावा और कोई अ से अ तक यानी कि ई से अ तक कोई स्वर आए तो वहाँ पे वो जो छोटा सा है वह षटकोर स में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सुधन समा सुषमा। आइए एक और उदाहरण इसमें लेते हैं, जल्दी से एक उदाहरण लेते हैं। बहुत पॉपुलर उदाहरण है, निधन सेध। निधन सेध, यहाँ पे ये छोटी ई का मात्रा है और यहाँ पे स है और ये चूँकि अ आ के अतिरिक्त है इसलिए ये स षटकोर स में बदल जाएगा। तो नी और ये छोटा स की जगह पे आप षटकोर स लगाएं, निषेध। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बहुत पॉपुलर उदाहरण है। आइए अगले पे चलते हैं। अब बचा म का नियम। आप एक चीज़ जान लीजिए, अंतस्थ व्यंजन उसको कहते हैं य र ल व और उष्म व्यंजन उसको कहते हैं स स स ह, यानी उष्म व्यंजन जिसको बोलने पे गर्मी आए उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो म का नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में आधा म हो और दूसरे शब्द में कोई अंतस्थ व्यंजन यदि य र ल व या उसके अलावा स स स ह हो तो वहाँ पे म अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब कि अंग की मात्रा हो जाती है। नहीं समझ में आया? आइए समझाते हैं। मानिए एक उदाहरण लीजिए, बहुत अच्छा उदाहरण है और सब उदाहरण इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। समधन विधान। समधन विधान, ये आधा म है और यहाँ के और हमने बताया है कि आधा म के साथ साथ दूसरे शब्द में य र ल व इन अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक या ये उष्म व्यंजन में से स स स ह में से कोई एक आए तो वह म अनुस्वार हो जाता है, यानी अंग का मात्रा हो जाता है। और यहाँ पे समधन विधान है तो सम में आधा म यहाँ पे आया हुआ है और इस विधान में व आया हुआ है। वह अंतस्थ व्यंजन का एक पार्ट है, इसलिए वह यहाँ पे म अनुस्वार हो जाएगा, अंग की मात्रा हो जाएगी, यानी कि स पर अंग का यह मात्रा हो जाएगा म और यहाँ पे विधान संविधान। संविधान का समधन विधान संविधान। बहुत अच्छी उदाहरण है और बहुत आसान है। आइए जल्दी से एक और उदाहरण ले लेते हैं समय न लेते हुए। एक लीजिए, समधन समधनसार। समधनसार, ये म है, ये आधा म है और ये स है। यहाँ पे ये स आ गया है, यहाँ पे वो आया था पिछले में, यहाँ पे स आ गया है। तो इस नियम के हिसाब से म अनुस्वार में हो जाएगा, यानी अंक की मात्रा हो जाएगी। तो स और म चूँकि अनुस्वार होगा, अंक का मात्रा स पर अंक मतलब सं और बाकी ये सार। संसार, समधनसार संसार, दोनों मिलकर संसार बनाएंगे। एक और है, यदि किसी शब्द प्रथम शब्द में आधा म और दूसरे शब्द में पूरा म हो और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे भी आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लीजिए,
समधन मान, कोई चेंज नहीं, चूँकि यहाँ म है, यहाँ भी म है और इस नियम के अनुसार नो चेंज, इसलिए ये वैसे ही लिखा जाएगा 100 आधा म आ 9 सम्मान, समधन मान सम्मान। इस तरह से दोस्तों आप देखें कि जो व्यंजन संधि है बिल्कुल आसान है, थोड़े बहुत नियम अधिक हैं, तो उसे क्या, अगर आप रिपीट करेंगे इन नियमों को देखकर, आप एक आध दो बार अपने से जब प्रयास करेंगे तो ये नियम तुरंत याद हो जाएंगे। और जब हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के साथ हल करना शुरू करेंगे तो आप अच्छे से उत्तर बताएंगे। और जब तक आप लोग ये बेसिक नियम नहीं जानेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का कोई मायने नहीं है। अगर ऐसे ही अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं तो सही से आप नहीं कर पाएंगे बेसिक नियम नहीं जानेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा बहुत समय निकालकर इस वीडियो को केवल आप देखें, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत है, केवल इस वीडियो को देखें और बाकी जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आप हमें बताइए, हम उस प्रश्न का इन्हीं रूल के ऊपर आपको हल करके दिखाएंगे और आपका हेजिटेशन और आपकी जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही हैं सब दूर करेंगे। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि बताया जाएगा और विसर्ग संधि की समाप्ति पे आपको एक मैराथन कोर्स की तरह आपको ऑब्जेक्टिव कोर्स कराया जाएगा। लगभग 20-30 या फिर 50 भी प्रश्न आप कहेंगे तो उस पर कराया जाएगा और एकदम बिल्कुल आपको दक्ष बना दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि संधि से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।